हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विषय इसकी महामैराथन क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक ही वीडियो में आपको लगभग पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा। बिना देरी किए हुए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम प्रयास करेंगे 25 में 25 अंक आपको हासिल हों। प्रथम अध्याय है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग। अब हम जानते हैं कहानी के बारे में। कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना का मार्मिक वर्णन किया जाता है। कहानी तभी प्रासंगिक होगी और प्रभावपूर्ण होगी जब उसके पात्र बहुत ही आदर्शवादी होंगे, घटना प्रधान होगी, भाव प्रधान होगी और संवेदना का मार्मिक वर्णन किया गया होगा। कहानी के रूप देखते हैं तो कहानी के रूप में ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक, ये तीन प्रकार हैं कहानी के रूप के। हम देखते हैं कहानी के भेद। तो कहानी के भेदों में घटना प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी। घटना प्रधान कहानी में घटनाओं को विशेष स्थान दिया जाता है। समस्या प्रधान कहानी में समाज में जो वर्तमान समय में समस्या हो, ज्वलंत समस्या हो, उसको केंद्र में रखकर कहानी बनाई जाती है। चरित्र प्रधान कहानी जिसमें पात्र के चरित्र के बारे में वर्णन किया जाता है। और भाव प्रधान कहानी जिसमें भाव इस प्रकार हों जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करें। अब हम बात करते हैं कहानी के उद्देश्य की। तो कहानी के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। कहानी के माध्यम से जो नैतिकतापूर्ण कहानी होती हैं उनके माध्यम से छात्रों में नैतिकता का विकास किया जाता है। छात्रों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। बच्चे जिस प्रकार की कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके आधार पर वो कल्पना करते हैं और तर्क करते हैं। अगला उद्देश्य है कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। जो कहानी बच्चों ने अभी सुनी है या पढ़ी है, याद की है, उस कहानी को पढ़कर याद कर अन्य कहानियों के बारे में भी उनके अंदर रुचि जागृत होती है। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना। कहानी के माध्यम से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति विकसित की जाती है। पहले उनको कहानी सुनाई गई, इसके बाद में उनसे कहानी सुनी गई। यदि बच्चे ने अच्छी तरीके से कहानी सुनी है तो वो अच्छी तरीके से उस कहानी को पुनः सुना सकता है, यानी अच्छी अभिव्यक्ति दे सकता है। अगला उद्देश्य छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना। कहानी के माध्यम से बालकों में साहित्य के प्रति रुचि जागृत की जाती है। अगला उद्देश्य छात्रों में सद्गुणों एवं सत्प्रवृत्तियों को विकसित करना। जैसे श्रवण कुमार की कहानी बच्चों को सुना करके, ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुना करके बच्चों में सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों को विकसित किया जाता है। हम बात करते हैं कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो पहली विधि है वार्तालाप विधि। वार्तालाप के माध्यम से बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं और कहानी के प्रति उनकी रुचि जागृत की जाती है। अगली विधि है चित्र विधि। चित्र के माध्यम से बच्चों को कहानियाँ बताई जाती हैं, याद कराई जाती हैं। जैसे मगरमच्छ और बंदर की कहानी हो गई, कछुआ और खरगोश की कहानी हो गई। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बच्चों को कहानियाँ बताई जाती हैं। अधूरी कहानी पूर्ति। आप लोग देखते होंगे समाचार पत्रों में कहानियाँ दे दी जाती हैं अधूरी, उनको पूरा करना और अगले टर्न में पूरी कहानी दी जाती है। ऐसे ही शिक्षक कक्षा में बच्चों को अधूरी कहानी देते हैं और कहते हैं इसको पूरी करिए। छात्र चिंतन मनन करके, तर्क करके
उन कहानियों को पूरा करता है। अगली विधि है कहानी कथन विधि। हम बात करते हैं लोक कथा। लोक कथा क्या है? लोक कथा किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं, कहावतों, चुटकुलों में प्रयुक्त होती है। उसको हम क्या कहते हैं? लोक कथा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लोक कथा के बारे में बताया है, लोक कथा कथ धातु से उत्पन्न, जिसे कथा कहते हैं, शब्द का साधारण अर्थ है, इस प्रकार स्पष्ट किया है जो कहा जाए। धीरेन्द्र वर्मा ने लोक कथा के बारे में क्या कहा है? वह जो कहा जाए। और रोचक प्रसंग क्या है? रोचकता से भरी हुई सूक्ष्म व्याख्या को रोचक प्रसंग कहते हैं। ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी में भी बन सकते हैं। मान लीजिए धीरेन्द्र वर्मा की जो ये परिभाषा है लोक कथा के बारे में, ये लिख दी गई और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि ये किसकी परिभाषा है। यदि आपने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की पढ़ी हुई है ये परिभाषा तो आप सही उत्तर कर पाएंगे। अब हम देखते हैं रोचक प्रसंग श्रवण के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है अपनी बात पाठ्य विषय को स्पष्ट करने के लिए रोचक प्रसंगों को सुनाना, छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, छात्रों में बहुविध ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति का विकास करना, नीरस पाठों को रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना, छात्रों की श्रवण एवं स्मरण प्रवृत्ति में विकास करने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी चीज़ को हम रुचिकर बना देंगे तो बच्चे उनको मन लगाकर सुनेंगे और याद करेंगे, ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे। समाज परिवेश एवं स्वानुभव। परिवेश, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपनी विभिन्न गतिविधियों, क्रियाकलापों जहाँ अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी माध्यम बनता है। परिवेशी विषय का तात्पर्य वातावरण, परिवेश, जिस परिवेश में वह रहता है। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में ही रहकर वह अपना विकास करता है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, क्रियाकलापों के माध्यम से वह चीज़ों को सीखता है ना। जिस परिवेश में जिस बालक रहेगा उसी परिवेश के अनुरूप वह अपना विकास करेगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं गद्य व पद्य के अंशों को का शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण में गद्य एवं पद्य के अंशों के शुद्ध उच्चारण एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। शुद्ध उच्चारण क्या है? जैसा किताब में लिखा हुआ है हमें ठीक वैसा ही पढ़ना है, वैसा ही बोलना है। जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है उसे उसका उच्चारण कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है, अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से उच्चारण का स्थान महत्वपूर्ण है। जैसा आप उच्चारण करेंगे वैसा लिखेंगे भी, इसलिए शुद्ध उच्चारण होगा तो आपका लेखन कार्य भी शुद्ध और सही होगा। उच्चारण दोष के कारण। उच्चारण दोष के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है हिंदी ध्वनि का उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान। हमें उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कहाँ से कौन से अक्षर का उच्चारण होता है, जैसे का उच्चारण कंठ से। उच्चारण के तत्वों के ज्ञान का अभाव। एक दोष ये भी है कि उच्चारण के तत्वों के ज्ञान का अभाव होता है हमारे पास, तो हम सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। शारीरिक विकार, जैसे कोई हकला कर बोलता है, तुतला कर बोलता है। अगला है वो दोष गद्य का ज्ञान न होना, यानी कविता कह रहा है कहाँ उतार चढ़ाव की आवश्यकता है, उसको इसका ज्ञान नहीं है, तो गद्य के ज्ञान का अभाव है। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी उच्चारण दोष का एक कारण बनता है। शर्मीला स्वभाव। शर्मीले स्वभाव के कारण बच्चे स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं, वो शर्माते रहते हैं, इसलिए उनका जो शर्मीला स्वभाव उसको दूर करके उच्चारण दोष को शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध अशुद्ध उच्चारण, कभी शुद्ध उच्चारण कभी अशुद्ध उच्चारण, ये भी उच्चारण दोष का कारण बनता है, यानी अधिकतर अशुद्ध उच्चारण जो होते हैं। अब हम आगे देखते हैं
अगला चैप्टर स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। अपने मन के भावों विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति है। यानी हम अपने जो हमारे अंदर भाव हैं विचार हैं उनको जब हम दूसरे व्यक्ति के सामने सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं वही क्या है अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अब हम देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या है, या हम जान लेते हैं मौखिक अभिव्यक्ति क्या है। जब हम किसी बात को या किसी विचार को बोल करके व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। लिखित अभिव्यक्ति जब हम बोल करके नहीं केवल लिख करके ही बता देते हैं वो लिखित अभिव्यक्ति हुई। सांकेतिक अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से जब हम अपनी बात को कहते हैं तो वह सांकेतिक अभिव्यक्ति हो गई। अब मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता है स्पष्टता। जो बात हम कह रहे हैं बोल रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। स्वाभाविकता, वो स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। मधुरता, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। बोधगम्यता यानी ज्ञान से भरी हुई। शुद्धता, शुद्ध होनी चाहिए। अवसरानुकूल यानी जिस अवसर पर हमें जो बात कहनी है वो उसी अवसर पर कहना चाहिए। प्रभाविकता यानी प्रवाह होना चाहिए, लय होनी चाहिए उसमें। और शिष्टता, ये मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं थी। हम देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य। साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है कि साहित्य के प्रति रुचि जागृत की जाती है। सुंदर सुडौल लेखन का अभ्यास कराना, सुलेख लिखाई जाती है सुडौल सुंदर लेखन के लिए। विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाया जाता है, यानी विषय के अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग। अगला उद्देश्य है स्वानुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना। अगला है वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना। वाक्य रचना के क्या नियम होते हैं उन नियमों को बताना। किनको? छात्रों को। तो ये हमारे लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य थे। हम देखते हैं गद्य पद में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो अब देखते हैं हम गद्य के अंतर्गत पद में ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों एवं विराम चिन्हों का प्रयोग नैसर्गिक रूप से किया जाता है। यह भाषा के अवयव हैं। इनके बिना गद्य पद रचना ना तो साकार रूप ले सकती है और ना तो भाव संप्रेषण में समर्थ हो सकती है। इसलिए छात्रों को भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या कह लीजिए वर्णों से बनने वाले शब्दों और शब्दों के समूह अर्थात वाक्यों का ज्ञान कराए जाने के पश्चात जब भी इसमें दक्ष हो जाएं तो उन्हें विराम चिन्हों, विलोम, पर्यायवाची, समान ध्वनि वाले शब्दों आदि का ज्ञान कराया जाना चाहिए। यानी गद्य पद ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों एवं विराम चिन्हों के प्रयोग नैसर्गिक रूप से किया जाता है। हम निरंतर अपने लेखन में क्या करते हैं? विराम चिन्हों, ध्वनियों, गद्य पद का प्रयोग करते हैं। और ये कब साकार रूप ले सकते हैं? हिंदी गद्य पद रचना ना तो साकार रूप ले सकती है और ना तो भाव संप्रेषण समर्थ हो सकता है जब तक इसमें भाषा के अवयव न शामिल किए जाएं। इसलिए छात्रों को भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्णों आदि का ज्ञान कराया जाए। विराम चिन्हों, विलोम, पर्यायवाची, समान ध्वनि आदि शब्दों का ज्ञान कराया जाए ताकि वे गद्य पद, वाक्य, विराम चिन्ह और समान ध्वनियों आदि का प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकें। ध्वनि, शब्द, वाक्यों की समझ बढ़ाने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। ध्वनि स्पष्ट हो। जो कुछ भी बच्चों से कहलवाया जाए या बुलवाया जाए तो ध्वनि स्पष्ट हो, शुद्ध उच्चारण हो। जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। विराम चिन्हों की जानकारी, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होना है इसका ज्ञान हमें छात्रों को कराना चाहिए। स्वर के उतार चढ़ाव का ज्ञान, कब हमें
बल देना है, कब हमें किसी बात को या किसी वाक्य को कम बल देना है। भाषा में सरलता व मधुरता हो। भाषा में जब सरलता और मधुरता होगी तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब बच्चों को आप ध्वनि शब्द और वाक्य की समझ बढ़ा रहे हों। अब हम आगे देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का अर्थ ठहराव या कह लीजिए विश्राम। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है, या कह लीजिए विराम को प्रकट करने के लिए लगाया जाने वाला चिन्ह विराम चिन्ह कहलाता है। हम देखते हैं किस चिन्ह का या विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और उनका कैसा संकेत चिन्ह है। तो पहले हम देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम में इस प्रकार का चिन्ह बनता है। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार बनता है। पूर्ण विराम इस प्रकार। प्रश्न सूचक शब्द इस प्रकार। विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार। अपूर्ण विराम चिन्ह इस प्रकार। निदेशक चिन्ह जिसको अंग्रेजी में डैश भी कहते हैं। योजक चिन्ह इस प्रकार का। विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है। अवतरण चिन्ह इस प्रकार। लाघव चिन्ह इस प्रकार का होता है। लोप अथवा हंस पद इस प्रकार का। कोष्टक इस प्रकार। योग चिन्ह इस प्रकार का। समता चिन्ह इस प्रकार का। और इत्श्री चिन्ह इस प्रकार का। इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। इनका जब हमें आवश्यकता होती है वाक्य में या कह लीजिए पैराग्राफ में, कहाँ पर हमें चिन्ह लगाना चाहिए, कौन सा, इसका ज्ञान हमें बच्चों को जरूर कराना चाहिए। हम बात करते हैं समान ध्वनि की। उच्चारण में लगभग समानता का आभास कराने वाले शब्दों को समान ध्वनि कहते हैं। इनके अर्थ में विभिन्नता होती है, वह वर्तनी भी थोड़ी भिन्न होती है। जैसे अनल और अनिल। अनल माने होता है आग और अनिल माने होता है हवा। ये समान ध्वनि वाले हैं। कुल, कुल माने होता है वंश और एक कूल माने किनारा। सर, सर माने बाण और एक सर माने तालाब। ये समान ध्वनि वाले हैं। अनल अनिल, कुल कूल, सर सर, और इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो बच्चों को हम इस प्रकार बताएंगे कि अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा, तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पद। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों उप धन सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। यानी जो वाक्य के पहले या शब्दांश या कह लीजिए अवयव जो किसी शब्द के हम पहले प्रयोग करते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग देख लेते हैं। हिंदी में उपसर्ग हैं आ, अन, अद, उन, अव, अव, का, कु, दु, नी, बिन, भर, सु, सा। हम देखते हैं जैसे ये भा, भर है। अब भर को हम लगाते हैं किसी शब्द में तो भर पेट, भर मार, तो इसमें उपसर्ग क्या लगा, भर। अब जैसे कु, हम देख रहे हैं यहाँ कु, कुपुत्र, कुसंग, आ हमने लगाया जैसे अमूल्य, अचेत। इस प्रकार किसी शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है वह उपसर्ग कहलाता है। हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ है साथ में, अय का अर्थ है चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। संक्षेप में हम कह सकते हैं जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। ये किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक
कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रियावाचक धातु रूप में जुड़कर संज्ञा विशेषण एवं क्रिया विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय तथा उनसे निर्मित शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामासिक पद की। जिन दो पदों में समास होता है उसे सामासिक पद कहते हैं। सामासिक समास धन एक। उदाहरण विद्यालय, माता पिता। समास का अर्थ है संक्षेप में दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना समास कहलाता है। समास विग्रह, सामासिक पदों को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी जो सामासिक पद होते हैं उनको हमें अलग करना होता है, तो क्या बन जाता है? समास विग्रह। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। पूछे जा सकते हैं समास के कितने भेद होते हैं। हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद प्रधान और अव्यय व दूसरा पद जातिवाचक संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अव्यय क्या है? यथा, और संज्ञा क्या है? शक्ति। तो दोनों मिलकर क्या हो गए? यथा शक्ति। अव्यय प्रति तथा संज्ञा दिन, दोनों मिलकर क्या हो गया? प्रतिदिन। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे नेत्रहीन, इसमें आपको याद करना को से द्वारा, को जुड़ा होगा या से जुड़ा होगा या द्वारा। जैसे नेत्र से हीन, नेत्रहीन, नेत्रहीन में नेत्र से हीन, यहाँ से मिल गया हमें, नेत्र से हीन। सुख प्राप्ति, सुख को प्राप्त करने वाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ये तत्पुरुष समास थे। इनमें उत्तर पद प्रधान होता है। हम बात करते हैं कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण व दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। विशेषण और संज्ञा ये जुड़ते हैं तो कर्मधारय समास बनता है। जैसे विशेषण है महा, संज्ञा कवि, दोनों मिलकर क्या बन गए? महाकवि। जैसे विशेषण है नील और संज्ञा है गाय, तो बन गया क्या? नील गाय। जैसे विशेषण है काली और संज्ञा है मिर्च, दोनों मिलकर क्या बन गए? काली मिर्च। यानी जब हम विशेषण जोड़ देते हैं संज्ञा या सर्वनाम में तो वह कर्मधारय समास बन जाता है। हम बात करते हैं द्विगु समास की। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे त्रि यानी तीन, भुवन तो क्या बन गया? त्रिभुवन। नवग्रह, नव और ग्रह जोड़ दीजिए, नवग्रह हो गया। तो यहाँ देखिए ये त्रि यानी तीन संख्यावाची हो रहा है और ये कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, तो नवग्रह बन गया। ये यहाँ दो और संज्ञा क्या है? पैर, दोनों जुड़ गए, दोपहर। यानी पहला पद यहाँ क्या है? संख्यावाचक है। जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और तथा या छिपा रहता है। जैसे राम सीता, तो जहाँ डैश लगा हुआ है ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? राम और सीता। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। तो ऐसे शब्द मिलेंगे आपको तो क्या होंगे? द्वंद्व समास होंगे। हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। इनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पदों के मिलने से नया शब्द बनता है। इसमें कोई पद प्रधान
नहीं होता है। जब दोनों पद क्या होंगे, मिल जाएंगे तो एक नया पद बन जाएगा। जैसे पीतांबर, पीतांबर शब्द है, दो इसमें पद मिले हुए हैं, कोई पद प्रधान नहीं है, दोनों पदों के मिलने से एक नया शब्द बन रहा है। देखिए क्या, पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले, यानी पीला है अंबर जिसका, अंबर माने वस्त्र भी होता है, वस्त्र जो पहने जाते हैं, पीतांबर। तो पीतांबर कौन धारण करता है, भगवान श्री कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, यानी जिसके हाथ में वीणा है, कौन होते हैं, माँ सरस्वती। कहने का आशय ये है कि दो पदों के मिलने से नया शब्द बने तो उससे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। हम बात करते हैं संधि की। संधि का अर्थ क्या है, मेल, जोड़ अथवा योग। जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों का आपस में मेल उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम देखते हैं पहली कौन सी है, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से वो 5 हैं, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा है अयाधि स्वर संधि। हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में अ आ इ ई उ ऊ और री के बाद वे ही स्वर आए, यानी अ आ इ ई उ ऊ और री के बाद में अ आ इ ई उ ऊ या री कोई भी शब्द आए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे शिवालय में शिव धन आलय, यानी शिव का छोटा आ और आलय का बड़ा आ प्लस आ दोनों मिल गए तो क्या हो गया, शिवालय हो गया। गिरीश, गिर धन ईश, गिर की रा में जो छोटी की मात्रा लगी है ये, और ईश की बड़ी, ये दोनों मिलकर के क्या हो गई, बड़ी ई बन गई तो क्या बन गया, गिरीश। इस प्रकार हम जान लेंगे कि ये स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। यानी जो स्वर आपको दिख रहे हैं इनके बाद यही स्वर आए। जैसे आ के बाद बड़ा आ आया, छोटी ई के बाद बड़ी ई आई, यानी वही स्वर आ रहे हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। अभी क्या था कि जो स्वर हैं वही स्वर आए, अब आ के बाद में छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री आए तो क्या हो जाएगा, क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं देव धन इंद्र, देव वा का यहाँ आ ले लिया गया, ये देव लिखा है, देव में वा के साथ क्या है, आ छुपा है तो इसको लिया गया है, और इंद्र का ई तो आ धन ई तो क्या हो गया, देव धन इंद्र देवेंद्र तो ई हो गया। यहाँ कहाँ पर, वा के ऊपर ई जुड़ गया। तुमने देखा था आ के बाद में अगर ई आए तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देव धन इंद्र तो देवेंद्र हो गया। अब हम देखते हैं भाग्योदय। भाग्योदय में भाग्य धन उदय, यानी आ किसका लिया गया, या का, और उ उदय का, तो आ और उ मिलकर के क्या हो गया, उ हो गया। पहले ही हम बता चुके हैं कि यदि आ और उ मिलेगा तो उ हो जाएगा, तो इसलिए भाग्योदय हो गया। अब हम देखते हैं आ और री के लिए देवर्षि, देव धन ऋषि, वा का यहाँ आ और री ऋषि का री तो क्या हो गया, देवर्षि यानी अर। तो ये गुण स्वर संधि की पहचान है। अब हम देखते हैं
वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आ के बाद में ई ऐ ओ औ हो तो ऐ तथा औ हो जाते हैं वृद्धि स्वर संधि में। यहाँ क्या था, आ के बाद में ई उ री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। यहाँ क्या होता है, आ के बाद में ए ऐ ओ औ हो तो ऐ और औ ये दोनों हो जाते हैं। जैसे एक धन एक मिलाकर क्या हुआ, एक एक, यानी एक में का आ लिया गया और ए, आ धन ए बराबर क्या हो गया, ऐ, एक का एक। इसी प्रकार सदैव में सदा का दा का बड़ा आ लिया गया और एव का ए लिया गया तो क्या हो गया, ऐ हो गया, सदैव। अब देखते हैं परमौषधि। परम माँ का आ धन औ, औषध का औ लिया गया तो क्या हो गया, परमौषध। इस प्रकार हमने देखा वृद्धि संधि को। अब हम देखते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा हो जाता है। देखते हैं कैसे हो रहा है। हम देख रहे हैं इति धन आदि, इति का हमने ई लिया और आदि का बड़ा आ, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, या। जैसा कि बताया गया था ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर यहाँ कौन सा है आपका, बड़ा आ। दोनों मिलकर क्या हुए, इत्यादि। भिन्न स्वर में बताया गया था यहाँ पर क्रमशः या, वा और रा, तो यहाँ पर इत्यादि में ई और आ मिलकर के क्या हो गया, या। इत्यादि में या हो गया। आगे देखते हैं स्वागत में सु और आगत, यानी उ मिला और आ मिला तो क्या हो गया, वा हो गया। सुधन आगत में स्वागत, यानी उ और आ मिलकर वा हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं रा के लिए, जैसे पित्रादेश, पितृधन आदेश, तो त्रा का हमने री लिया प्लस बड़ा आ आदेश का, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, रा। तो इस प्रकार पितृ धन आदेश मिलकर क्या बन गया, पित्रादेश। हम आगे देखते हैं अयादि स्वर संधि। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आए औ आओ हो जाता है। किसके बाद, ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऐ आए औ आओ हो जाता है। जैसे पवन में पो धन अन तो क्या हुआ, पवन। ने धन अन तो क्या हुआ, नयन। पौ धन अक बराबर पावक, तो ऐ आओ औ ऐ ये हो जाते हैं ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए। हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इसमें पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, पहला स्वर नहीं, पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो ये व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे दिक आदि का है तो ये व्यंजन हो गया, यदि पूरी का होती तो ये स्वर में बदल जाती। दिक धन गज बराबर दिग्गज। वाक धन ईश बराबर वागीश। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। यानी
हम देख रहे हैं तीनों में हम व्यंजन पा रहे हैं, क्योंकि ये आदि अक्षर हैं। ये पूरा अक्षर होता तो स्वर हो जाता है ना। इसमें बताया गया कि व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। तो पहले का के बाद में गा आया है, ये क्या है? व्यंजन। यहाँ वाक के बाद में ईस आया है, ई क्या है? स्वर है, जैसे यहाँ बताया गया था। जगत ता यहाँ आदि है, तो ये क्या व्यंजन हुई, और यहाँ ना, ये दोनों व्यंजन मिलकर क्या व्यंजन संधि बना रहे हैं, जगत नाथ। हम बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी धन छल बराबर निश्चल, मना धन जा बराबर मनोज। तो यहाँ हमने देखा विसर्ग संधि। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का के नाम का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह आदि। संज्ञा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एवं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं क्रिया की। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का 3 आधारों पर भेद किया जा सकता है। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। कौन कौन से? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के अन्य रूप। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। विशेषण की बात करते हैं। विशेषण की जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा आदि। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक एवं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं हम क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं 4 भेद? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं आगे वचन को। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम बात करते हैं लिंग की। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग कौन कौन से होते हैं? वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। अब हम बात करते हैं काल की। काल में देखते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल। वर्तमान काल जो कार्य हो रहा है, भूतकाल जो कार्य हो चुका है एवं भविष्य काल जो आगे होगा। थैंक यू।